हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। इसमें टोटल पेजेस 72 हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकलेट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएँ, आपको निश्चय ही लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। ये कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी की है। इनके अनुसार देखिए क्या है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। मीन्स आपको अपना लक्ष्य जब तक मिल नहीं जाता है तब तक आप रुकिए नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी भी एक दिन सड़ जाता है। तो आप अपने कर्म को बहुत ही अच्छे से करते रहिए। आप अपने कर्म को पूरी लगन और निष्ठा से करते रहिए। सफलता एक दिन आपको अवश्य ही मिलेगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। हम लोगों ने देखा है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के? 3 क्षेत्र होते हैं। हमने बताया था प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र मतलब टर्सरी सेक्टर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देख लिया था कि प्राथमिक सेक्टर में क्या आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं और टर्सरी सेक्टर में क्या आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या उद्योग आते हैं, क्या क्या एरिया आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। क्या है द्वितीय क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसकी नीति क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण क्या है कि ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक नीतियों, उसकी क्या नीति है, उद्योगों का वर्गीकरण, उस आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उद्योग क्षेत्र। आइए हम लोग देखते हैं उद्योग क्षेत्र में के अंतर्गत क्या क्या है। ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है। किसके अनुसार है? आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार है। देखेंगे क्या है, जीवीए सकल मूल्य वर्धन में कितनी भागीदारी है? सकल मूल्य वर्धन में कितनी भागीदारी है? 28.2%। ये किसके अकॉर्डिंग है? 2021 और 20 के अकॉर्डिंग है। कितना प्रतिशत है जीवीए का? 28.2%। वही हमारी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई थी? कितनी वृद्धि दर अनुमानित की गई थी? 11.8%। ठीक है, ये सब डाटा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है। आइए हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति। क्या है भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद से भारत में हमारी क्या नीति होनी चाहिए? औद्योगिक नीति। ये सब बनने लगे। आइए हम लोग देखते हैं। पहली नीति हमारी 1948 में बनी। कब बनी है पहली नीति? 1948 में पहली औद्योगिक नीति बनी है। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? उस समय क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे उस समय के? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। क्या आया इनके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा आया। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे सेकेंडरी में कब आया? सेकंड कब आया? वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति। सेकेंडरी में क्या आया? वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? इसमें संयुक्त क्षेत्र का विकास किया गया। इसमें सारे क्षेत्र का विकास किया गया, संयुक्त क्षेत्र का विकास किया गया। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या है? वर्ष 1977 की औद्योगिक नीति। क्या है? वर्ष 1977 में हमारी क्या की गई? उस समय क्या है? लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिल गया। क्या है 77 की औद्योगिक नीति में? लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर इस पर बल दे दिया गया है। ठीक है, चौथा हमारा क्या है? वर्ष 1980 की औद्योगिक नीति। इसमें भी नए नए आधुनिकीकरण का विकास हुआ। जो पिछड़े क्षेत्र थे उनका भी विकास हुआ। ठीक है, पिछड़े क्षेत्र और आधुनिकीकरण का विस्तार हो गया। फिर आया पांचवा नई औद्योगिक नीति 1991 में। 1991 ये कब आई है? ठीक, 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है? एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म। आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्या है पहला? वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति। क्या है? वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति क्या है? अभी हमने बताया था इसको प्रस्तुतकर्ता कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। कौन थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। इसकी विशेषता क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। हमने बताया था कि 1947 के बाद जो नीति बनी है वो कब बनी है? 1948 में। तो ये पहली हुई कि नहीं? ओके। इसके प्रमुख तत्व क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करना। क्या है ये? मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करना। ठीक है, ओके। इसके प्रावधान क्या है? बृहत उद्योगों का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण करना। जो बड़े उद्योगों का है ये किसमें कितने श्रेणियों में वर्गीकरण करना? 4 श्रेणियों में वर्गीकरण करना। अब हम देखेंगे वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति। क्या है वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति? इसके प्रस्तुतकर्ता क्या है? उस समय के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किसके द्वारा ये आई है? 1956 की जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसकी क्या उद्योग के 3 क्षेत्रों का अनुसूची में वर्गीकरण किया गया है? क्या क्या है देखते हैं। अनुसूची में एक क्या है? केंद्र सरकार का संपूर्ण एकाधिकार। क्या है? केंद्र सरकार का संपूर्ण एकाधिकार है। दूसरा हमारा क्या है अनुसूची बी में? मुख्यतः सरकार तथा सरकार के सहयोग से निजी क्षेत्र द्वारा संचालन। तो गवर्नमेंट तो है ही है, बट गवर्नमेंट की हेल्प से निजी क्षेत्र द्वारा संचालन किया गया है। निजी उद्यमों को उद्योग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
फिर आते हैं हम लोग वर्ष 1977 की औद्योगिक नीति। क्या है वर्ष 1977 की औद्योगिक नीति? इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? उस समय के जो उद्योग मंत्री थे, कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे उद्योग मंत्री उस समय के? जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, इसके विशेष तथ्य हमने बताया था कि इसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बहुत ही बल दिया गया। ठीक है, देखिए लघु व कुटीर उद्योगों के प्रवर्तन तथा विकास पर बल दिया। किस पे बल दिया गया? लघु व कुटीर उद्योगों के विकास पर। उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। कितनी श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया? 3 श्रेणियों में। अति लघु बहुत छोटा, जिला उद्योग केंद्र उससे बड़ा, फिर संयुक्त क्षेत्र। मतलब क्या है? अति लघु, जिला उद्योग केंद्र, संयुक्त क्षेत्र। ओके, अब हम देखेंगे वर्ष 1980 की औद्योगिक नीति। कब की? वर्ष 1980 की औद्योगिक नीति क्या है? आधुनिकीकरण का विस्तार। क्या उस समय की गई? हमने बताया था पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास किया गया था। वर्ष 1980 में किसकी की गई थी? वर्ष 1980 में पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास किया गया था, आधुनिकीकरण का विस्तार किया गया था, आर्थिक संघवाद की धारणा पर भी बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया था? आर्थिक संघवाद की धारणा पर बल दिया गया है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नई औद्योगिक नीति। देखिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये कब आई है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, नई औद्योगिक नीति 1991 में। इससे जरूर ही एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नई औद्योगिक नीति कब आई है? कब आई है? 1991। ये कब आई है? ये किसके दौरान? जब 1990 में हमारा भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब हमारे जो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह है, इन्होंने इसको लाया था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? पीवी नरसिम्हा थे। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं वर्ष 1990 के आर्थिक संकट के पृष्ठभूमि में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। कब घोषणा की गई? वर्ष 1990 के आर्थिक संकट के पृष्ठभूमि में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। 24 जुलाई 1991। आप ये याद रखिएगा, 1991 को भारत की नई औद्योगिक नीति व्यापक परिवर्तन के साथ घोषित हो गई। कब हुई है? 24 जुलाई 1991 में। अब 1991 ध्यान में रखिएगा, इतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नई औद्योगिक नीति 1991 में क्या आई है। ठीक है, एलपीजी। एल मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन। क्या है? लिबरलाइजेशन। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन। क्या है हमारा? पी मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन। जी मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन। क्या है जी? मतलब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ओके, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पहले हमारा क्या था? भारत मिश्रित समाजवाद था। क्या था? मिश्रित समाजवाद था। लेकिन जब निजीकरण के आने से हमारा क्या हो गया? पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गया। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। एलपीजी के फलस्वरूप भारत मिश्रित समाजवाद से मिश्रित पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गया। किससे हो गया? मिश्रित समाजवाद से किसमें हो गया? मिश्रित पूंजीवाद की ओर हो गया। ये देखिए हम लोगों ने बताया था क्या है, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? अभी हम लोगों ने देखा था 24 जुलाई 1991 को हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। हमने देख चुका है। भारत में उदारीकरण का अग्रदूत किसके कहा जाता है? भूतपूर्व वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, हमने भी देख चुका है। आइए हम लोग देखते हैं कि नई औद्योगिक नीति द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन कौन से हैं। ठीक है, नई औद्योगिक नीति है तो बहुत सारे रिफॉर्म भी किए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उसी रिफॉर्म में क्या क्या है। देखिए, जब कभी इंडस्ट्री स्थापित की जाती तो हमें लाइसेंस लेना पहले क्या था? अनिवार्य था। लेकिन जब न्यू पॉलिसी आ गई है तो इसकी कुछ ही क्षेत्र को छोड़कर लाइसेंस सब में समाप्त कर दिया गया है। और कुछ जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ आरक्षित उद्योग रखा गए थे, जो रिजर्व रखे गए थे, उसमें कमी की गई है। कुछ को बस रख दिया गया और सभी को हटा दिया गया है। और एक हमारा रिपोर्ट बोलता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा इन्होंने के द्वारा रिपोर्ट बोलती है। ये कौन सी रिपोर्ट है? 2020 व 21 रिपोर्ट। क्या कहती है कि अभी वर्तमान में केवल हमारे कितने हैं? 4 उद्योगों को, क्या है वर्तमान में 4 उद्योगों को हमारे लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया गया। वो 4 उद्योग कौन कौन से? आप गेस करिए कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप तंबाकू के उत्पाद से कोई बना हुआ है। ठीक है, कोई विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। ठीक है, ओके, कोई जो खतरनाक अगर केमिकल, हम लोग कोई केमिकल फैक्ट्री डाल रहे हैं तो इसके लिए तो लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक है, बट हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 2 भी किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितना आरक्षित रखा गया है? 2 करने के लिए क्या है? वो परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिसंचरण के लिए क्या किया गया है? ये अभी आरक्षित उद्योग है। ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। ये देखिए, औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति। क्या है? औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति। 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। किसको छोड़कर? 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर। ठीक है, कितने और सभी के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिए, केवल 18 ही बचे हैं। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी की गई है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी की गई है, पहले कितने थे आरक्षित उद्योग? 17 उद्योग थे, अब घटाकर कितने कर दिए गए हैं? 8 कर दिए गए हैं। ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं क्या है रिपोर्ट इसकी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसकी रिपोर्ट है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2020 व 21 है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अब इसके अनुसार क्या है, वर्तमान में केवल 4 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस के तहत तथा 2 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के तहत आरक्षित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? 4 क्षेत्रों को
उद्योग की लाइसेंस के लिए अनिवार्य कर दिया गया और 2 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। 4 उद्योग कौन हमने बताया था, बताइए कौन से। तंबाकू से संबंधित उत्पाद, तंबाकू से संबंधित उत्पाद कौन कौन से हैं, सिगार हो गया, सिगरेट हो गया और अन्य उत्पाद हो गया। ठीक है, कौन कौन से हो गए, सिगरेट, सिगार और अन्य उत्पाद। वही इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एवं रक्षा उपकरण से संबंधित लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। औद्योगिक विस्फोटक, अभी हमने बताया जब कोई विस्फोटक के लिए बनाने के लिए फैक्ट्री डाल रहे हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी होता है। निर्दिष्ट खतरनाक रसायन, जब हम कोई डेंजर केमिकल यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। अब हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण उद्योग। क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण उद्योग, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, क्या है परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिचालन, क्या है 2 ठो, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, और रेलवे परिचालन के लिए। ठीक है, अब और इसमें क्या रिफॉर्म किया गया है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया गया है, क्योंकि जब विदेशी निवेश होगा तभी तो हमारा इंडिया डेवलपमेंट करेगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। नई औद्योगिक नीति में सरकार ने विदेशी निवेश FI, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दोनों रूपों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में प्रोत्साहित किया। डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट में क्या किया, FI को प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब हम देखेंगे MRTP परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति क्या की गई है, MRTP परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति की गई है। क्या था, एकाधिकार व मतलब क्या था, एकाधिकार व एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम कब आया, 1969 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा समाप्त कर दी गई, जिससे वे अधिक निवेश कर सकें, विलय एवं अधिग्रहण तक अपनी उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकें। क्या है इसकी MRTP परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति, इसमें क्या कर दिया गया है, एकाधिकार था, जो अवरोधक व्यापार था, ये कब आया अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जितने भी जो कंपनी की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा समाप्त कर दी गई है, जिससे वे अधिक निवेश कर सकें और विलय एवं अधिग्रहण कर अपनी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको वो इनको क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकें। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्या है, चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत कर दिया गया है। किसका अंत कर दिया गया है, चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे ये इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग देखते हैं फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्थापन, किसके द्वारा, फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्थापन। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य, फेमा आ गया है, किसके स्थान पर फेमा आ गया है, फेमा किसके स्थान पर आया है, फेरा के किसके स्थान पर आया है, फेरा के स्थान पर आया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है, फेमा का फुल फॉर्म क्या आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब लागू किया गया है, लागू कर दिया गया और जो जून 2000 से प्रभावी हो गया है। ठीक है, पहले हमारा क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फेरा। तो क्या होता है, तो हमारा फेरा के स्थान पर क्या लाया गया है, नई औद्योगिक नीति में फेमा को लाया गया। किसको लाया गया है, फेमा को लाया गया है। ठीक है, फेमा को लाया गया है, जो कि ये जून 2000 से प्रभावी हुआ है। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम। ये कब आया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब आया है, 2006 में। ठीक है, इसको बोलते हैं MSME, ठीक है, MSMED, ठीक है, MSMED। ओके, इसकी प्रभावी तिथि क्या है, 2 अक्टूबर 2006। कब से प्रभावी है ये, 2 अक्टूबर 2006 से। इसमें क्या कर दिया गया है, इसका जो निवेश सीमा हमारा किसमें था, एक हमारा इंडस्ट्रियल के लिए था और एक हमारा किसका था, सेवा क्षेत्र के लिए था, सर्विस के लिए हमारा था, जिसके तहत जो संयंत्र था, मशीनरी है, तो निवेश सीमा को हम निम्नलिखित में देखेंगे। किसको देखेंगे, निवेश सीमा को हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्या है, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु निवेश सीमा को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वो 2 वर्ग कौन है, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा उद्यम, जिसके तहत संयंत्र तथा मशीनरी हेतु निवेश सीमा को एक निर्धारित किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, एक हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, जिसके अनुसार क्या है, एक विनिर्माण क्षेत्र है और एक सेवा क्षेत्र है। क्या है, विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में कितना है, देखिए सूक्ष्म क्षेत्र में कितना दिया गया है, संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश कितना है, सूक्ष्म क्षेत्र में ऐसे देखिए 25 लाख से अधिक ना हो, कितने से ना अधिक हो, सेवा इंडस्ट्रियल में 25 लाख से। वही हमारा लघु क्षेत्र में कितना हो, 25 लाख से अधिक। कितना हमारा लघु क्षेत्र में, इतना 25 लाख से अधिक। ठीक है, 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से अधिक ना हो। और वही जो मध्यम क्षेत्र से हमारा क्या है, मध्यम क्षेत्र में क्या है, 5 करोड़ से 10 करोड़ से रुपए तक किया गया है। ठीक है, वही हमारा सेवा क्षेत्र में हमारा क्या किया गया है, आइए देखते हैं, उपकरण में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, सेवा क्षेत्र में क्या है, उपकरण में जो निवेश हम लोग करेंगे 10 लाख से अधिक ना हो। उपकरण में निवेश लघु क्षेत्र में क्या होगा, 10 लाख रुपए से लेकर 10 लाख से लेकर कितना होना चाहिए, 2 करोड़ तक। ठीक है, वही हमारा मध्यम में क्या होना चाहिए, उपकरण में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, 2 करोड़ प्लस से कब तक कितना हो जाए, 5 करोड़ तक। ठीक है, ओके। तो क्या है, सूक्ष्म क्षेत्र में हमारा विनिर्माण सेक्टर में क्या है, संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक ना हो और उपकरण में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक ना हो। वही हमारा लघु क्षेत्र में क्या है, इसके मशीनरी के लिए कितना निवेश, 25 लाख, बताया था हम लोगों ने, 25 लाख रुपए से अधिक, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। वही मध्यम निवेश में संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक ना, हमने बताया था। ठीक है, ठीक। सेवा क्षेत्र में क्या है, उपकरण में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक, लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। वही मध्यम में क्या है, उपकरण में निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। अब हमारा 2020 में अधिनियम आया, उस संशोधन करके क्या है, वर्ष 2020 में इस अधिनियम में संशोधन करके
एमएसएमई के हेतु एक नया वर्गीकरण आया, ठीक है, जो जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ। 2020 में एक अधिनियम संशोधित करके एक अधिनियम आया जो एमएसएमई के लिए, जो 2020 से प्रभावी है। अब देखिए नया आया, नया आप देखेंगे ये नया आया, ये देखिए संयुक्त मापदंड निवेश और वार्षिक टर्नओवर। क्या है वर्गीकरण किसके लिए? ये संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकार के लिए। किसके लिए? संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकार के लिए। क्या है ये? सूक्ष्म वर्ग के लिए क्या आया है? निवेश कितना होना चाहिए सूक्ष्म वर्ग के लिए? आप ऐसे ध्यान रखिए, निवेश कितना चाहिए सूक्ष्म वर्ग के लिए? 1 करोड़, 1 करोड़। और कारोबार कितना रुपए तक होना चाहिए? 5 करोड़ तक, ठीक है। वही हमारा लघु के लिए कितना होना चाहिए? 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। कारोबार कितने करोड़ तक होना चाहिए? 50 करोड़ तक होना चाहिए। वही हमारा मध्यम के लिए कितना होना चाहिए? निवेश 50 करोड़ का होना चाहिए। और कारोबार कितने रुपए तक होना चाहिए? 250 करोड़ तक का कारोबार होना चाहिए। ओके, देखिए निवेश कितना हो चाहिए? सूक्ष्म क्षेत्र के लिए वर्गीकरण कितना क्या दिया गया है इसमें? निवेश रुपए 1 करोड़ तक और कारोबार 5 करोड़ तक कर सकते हो आप, हो सकता है, ठीक है। लघु के लिए निवेश 10 करोड़ तक तथा कारोबार 50 करोड़ तक। वही हमारे मध्यम के लिए निवेश रुपए 50 करोड़ तक तथा कारोबार 250 करोड़ तक हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण कितना किया गया। उद्योगों का वर्गीकरण, कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब घरेलू उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, अभी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। बृहद पैमाने पर उद्योग कौन कौन से? कुटीर उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, बृहद पैमाने का उद्योग। आइए हम लोग देखते हैं भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत। भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत हमारे कहाँ से वित्त के स्रोत है, कहाँ से आता है? संस्थागत स्रोत है और एक आंतरिक स्रोत है। कौन कौन से हैं? संस्थागत स्रोत और कौन कौन से हैं? आंतरिक स्रोत। कौन कौन से स्रोत हैं? संस्थागत स्रोत है और आंतरिक स्रोत है। संस्थागत स्रोत में क्या देखेंगे? आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईआईबीआई, यूटीआई, ये सब का फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होते हैं, क्या होते हैं? आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईआईबीआई, यूटीआई, ठीक है। इसके आंतरिक स्रोत हमारे क्या हैं? अंश पूंजी, ये शेयरों की बिक्री, शेयर जो मार्केट में लगाते हैं, ऋण पत्र, लाभ का पुनर्निवेश, स्वैच्छिक जमा आदि। क्या क्या है इसके आंतरिक स्रोत? अंश पूंजी, शेयरों की बिक्री, ऋण पत्र, लाभ का पुनर्निवेश, स्वैच्छिक जमा आदि। अब लोग देखेंगे भारत में औद्योगिक वित्त के संस्थागत स्रोत क्या है। कौन? भारत में औद्योगिक वित्त के संस्थागत स्रोत हम लोगों ने पढ़ा था, क्या है अभी, ठीक है। क्या ये? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, आईएफसीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में। ये आईएफसीआई का क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल, क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस, क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है इसका? ओके, क्या है इसका? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब आया हमारा? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड कब आया है हमारा? ये 1948 में। इसका कार्य क्या है? औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देना। ये क्या करते हैं? दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण देता है। औद्योगिक उत्पादन क्षमता में स्थायी सुधार हेतु ऋण प्रदान करता है, ठीक है। स्थायी सुधार हेतु ये ऋण प्रदान करता है औद्योगिक उत्पादन क्षमता में, ठीक है। क्या है? एक बार और देख लीजिए, क्या है? औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देना, औद्योगिक उत्पादन क्षमता में स्थायी सुधार हेतु ऋण देना आदि। अब हम लोग देखेंगे क्या है दूसरा, आईसीआईसीआई, ठीक है। इसकी भी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्या है? भारतीय औद्योगिक, हिंदी में भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका कार्य किसके लिए होता है? निजी क्षेत्र के लिए। निजी क्षेत्र में स्थापित जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको वित्त देना, उनको भी देना। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उनको ये ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, उनको ये देता है। ये कब आया है? ये 2002 में इस संस्था का विलय किस में कर दिया गया है? आईसीआईसीआई बैंक में कर दिया गया है, ठीक है। इसको किस में कर दिया गया है? 2002 में इस संस्था का विलय आईसीआई बैंक में कर दिया गया है। आईसीआई मतलब क्या है बताया? आई मतलब इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल। सी मतलब क्रेडिट, ओके, क्रेडिट। और आई मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। सी मतलब कॉर्पोरेशन, ओके, हाफ ऑफ द ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है इसका? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आईसीआई। आप बस एक बार इसका देख लीजिए, बट इतना वो नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आईसीआई का फुल फॉर्म या यूटीआई का फुल फॉर्म, आईडीबीआई का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया तो आपके माइंड में एक बार ध्यान रहे, ठीक है। इसको कब विलय कर दिया गया है? इसको कब कर दिया गया है? ये 2002 में इस संस्था का विलय कर देगी। किसके लिए भी हमने बताया था? निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण करना। अब देखिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट, क्या है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूटीआई, क्या है? यूटीआई इसका क्या है? मतलब यू मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हो सकता है आपको मेरा समझ में ना आए, बट मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? स्थापना फरवरी 1964 में। और इसका लागू परिचालन कब हुआ? जुलाई 1964 से, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई। इसका क्या फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ
इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। IDBI क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? वर्ष 1964 में। इसकी भी हुई है, UTI की, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की भी हुई है, IDBI की भी हुई है। इसका क्या कार्य है? औद्योगिक उद्देश्यों के सभी स्तरों का वित्त पोषण करना, ठीक है, औद्योगिक उद्देश्यों के सभी स्तरों का वित्त पोषण करना, आधारभूत उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। इसको क्या किया गया? अक्टूबर 2004 से इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। इसको वाणिज्यिक बैंक के रूप में कब से अधिसूचित कर दिया गया है? 2004 से, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे IIBI, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। क्या है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, IIBI। IIBI मतलब क्या है? II मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल, क्या है? इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। क्या है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, ओके। इससे क्या है? वर्ष 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में। अभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखिएगा कि औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। इसकी क्या था? इसको कराने के इसका क्या मेन काम था? जो वित्तीय रूप से कमजोर थे तो उनको क्या था? वित्तीय रूप से जो कमजोर थे इंडस्ट्री, उनको क्या करता था? ये ऋण उपलब्ध कराता था, वित्तीय सहायता ऋण बोले, वित्तीय सहायता उनको उपलब्ध कराते थे। ये देखिए, वित्तीय रूप से कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु, ये इसका वर्ग क्या है? वित्तीय रूप से कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1985 में इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में रूपांतरित कर दिया गया है। वर्ष 1985 में जो ये था IIBI को, इसको किसमें कर दिया गया है रूपांतरित? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में, ओके। मार्च 1997 में इसका पुनः नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया है। इसका नाम कौन सा चेंज करके? वर्ष 1997 में पुनः इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक कर दिया गया है। इसका कार्य क्या है? बीमार औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण, जो बहुत ही गिर चुके हुए हैं इंडस्ट्री, उनको क्या करता है? वित्त पोषण, ठीक है, ओके। अब देखेंगे सिडबी। क्या है सिडबी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये किसको उपलब्ध कराता है? सिडबी मतलब स्मॉल, ये किसका करता है? लघु उद्योगों को देता है, ठीक है, लघु उद्योगों को ये वित्त उपलब्ध कराता है, ओके। इसकी स्थापना कब? सिडबी मतलब क्या है? स्मॉल, एस मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इस बात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। ये 2 अप्रैल 1990 से ही कार्यरत है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? लघु उद्योगों को वित्त पोषण उपलब्ध कराना, ओके। आइए हम लोग देखते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या है इसके? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा औद्योगिक प्रदर्शन एवं विकास के मापन हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया गया। क्या किया गया है NSO द्वारा। किसके द्वारा? NSO द्वारा, जो औद्योगिक प्रदर्शन एवं विकास के मापने हेतु औद्योगिक विकास उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। इस सूचकांक में क्या क्या शामिल, आइए देखते हैं। विनिर्माण, क्या शामिल है? विनिर्माण, खनन एवं विद्युत। विनिर्माण, खनन एवं विद्युत 3 घटक शामिल है। कौन कौन से? विनिर्माण हो गया, खनन हो गया और विद्युत, 3 घटक शामिल है, ठीक है। विनिर्माण, खनन और विद्युत 3 घटक शामिल है। इसमें सर्वाधिक भारांश विनिर्माण, किसमें सर्वाधिक किसका है? भारांश विनिर्माण का है। अब हम लोग देखेंगे भारत में औद्योगिक मिल फैक्ट्री का स्थापना। भारत में औद्योगिक मिल फैक्ट्री की स्थापना, मिल है या फैक्ट्री है, क्या क्या कब हुई, ठीक है। देखिए, कागज की मिल या कागज फैक्ट्री हमारी कब बनी है? वर्ष 1812 में। कब बनी है कागज की फैक्ट्री? वर्ष 1812 में। कहाँ पे बनी है? पहली हमारी श्रीरामपुर। कहाँ बनी? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। कहाँ बनी है हमारा? अब औद्योगिक विकास होंगे, फैक्ट्री बनेगी तभी तो विकास होगा ना, ओके। तो हम लोग क्या, कब बनी है ये कागज मिल फैक्ट्री? 1812 में। कहाँ बनी है? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। सूती वस्त्र, कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया। कब हुआ है पहला? 1818 में। 1818 में। कहाँ बना है? फोर्ट ग्लास्टर। कहाँ बना? 1818 में। कहाँ बना है? फोर्ट ग्लास्टर कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कहाँ है फोर्ट ग्लास्टर? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जूट कहाँ बना है? रिश्रा। जूट हमारा कब बना है? जूट हमारा 1855 में। रिश्रा कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। बहुत ही सारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है? इंडस्ट्री स्थापित की गई है मोस्टली पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सीमेंट 1904 में चेन्नई में। सीमेंट कहाँ बना है? 1904 में सीमेंट में। एल्युमिनियम कहाँ बना सबसे पहले? एल्युमिनियम आप देखिए JK नगर, पश्चिम बंगाल, ये भी हमारा पश्चिम बंगाल है। ये कब बना है? 1937 में। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा सूती वस्त्र, ये कब बना? 1918 में। फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जूट हमारा रिश्रा, पश्चिम बंगाल में। एल्युमिनियम 1937 में JK नगर, पश्चिम बंगाल में। सीमेंट 1904 में चेन्नई में बना है। और वही कागज हमारा 1812 में श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में बना है। अब देखेंगे नवरत्न कंपनियां। अपने कंपनियां देखेंगे कि कंपनियां किसमें? नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न में आते हैं, ठीक है। बट आप नंबर देख लीजिए, नाम महारत्न जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, बस वही आप 1-2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतने ध्यान रखिए क्या है महारत्न। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 9 चुनिंदा कंपनी, इसमें 9 दिया है, लेकिन अब कितना हो गया है? 14 कंपनियों को निर्णय में स्वतंत्रता देने हेतु वर्ष 1997 में 9 कंपनियों का दर्जा किया गया है, ठीक है। कब दिया गया था दर्जा? 9 पहले स्टार्ट कितना किया गया है? 9 कंपनियों को, ठीक है।
किसमें शामिल किया गया है? नवरत्न कंपनी। लेकिन अब नवरत्न कंपनी कितनी है? 14। ये कब से स्टार्ट किया गया है? 1997 में। वही हमारी महारत्न कंपनी हमारी क्या है? महारत्न कंपनी क्या बोलते हैं इसको? देश में महारत्न कंपनियों की शुरुआत कब से हुई है? 2010 से हुई है। ठीक है, महारत्न कंपनियों की शुरुआत कब से हुई है कि इसको महारत्न में शामिल किया जाए? वर्ष 2010 से। महारत्न कंपनी है तो क्या मानक होना चाहिए? ठीक है, पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल लाभ कितना होना चाहिए? पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल लाभ 5,000 करोड़ रुपए हो। कितना हो? पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल लाभ 5,000 करोड़ रुपए हो। कंपनी का निवल मूल्य कितना हो? कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। कंपनी का वही निवल मूल्य कितना हो? 15,000 करोड़ रुपए हो। पिछले 3 वर्षों में औसत रूप से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया हो। मतलब वो जो कंपनी भारत में शामिल होने जा रही है पिछले 3 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया हो। शेयर बाजार से सूचीबद्ध हो। और क्या हो इसके मानक? शेयर बाजार से सूचीबद्ध हो। क्या क्या मानक है इसके? पिछले 3 वर्षों में जो हमारा निवल लाभ कितना हो? 5,000 करोड़। कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। पिछले 3 वर्षों में औसत रूप से कितना हो? 25,000 रुपए का 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया हो। शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। ओके, ये मानक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये औद्योगिक। अब हम लोग देखेंगे महारत्न कंपनियां कितनी है? महारत्न कंपनियां 12 हैं। बस आप जो रिसेंट में अभी जो शामिल हुआ है आप बस वही देख लीजिएगा। ठीक है, रिसेंट में हमारा क्या है? कौन शामिल हुआ है? REC। कौन है? REC। इसका पूरा नाम क्या था? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। क्या था पहले नाम? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ठीक है, ओके। 11वां कौन सा था? PFC। क्या था? PFC, पावर फाइनेंस कारपोरेशन। आइए हम लोग देखते हैं कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सी है? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर क्या है? PGCIL, भारतीय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भेल, इसको भेल बोलते हैं। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। PFC अभी देख चुके हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। CIL कोल इंडिया लिमिटेड। अब ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। OIC भारतीय तेल निगम। GIL गेल क्या है? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। क्या है? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। SAIL। ठीक है, ओके। अब सब हो गई। आइए लोग देखते हैं क्या क्या आपको ध्यान में बस रखना है। आप इतने सारा तो याद कर नहीं पाएंगे, बट 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बट अब ये कुछ है। अब गेल को ध्यान रखिएगा। गेल है, शेल है, भेल है, NTPC है, ONGC है, OIC। अब 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। CIL है, कोल है, ठीक है, कोल है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी है, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आप ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए लोग देखते हैं भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भंडारण। ठीक है, ये थोड़ा से डाटा ये सब के अकॉर्डिंग है। एक मतलब क्या है? एक कहीं भी आए तो हमारा क्या है? 2019-20 के संदर्भ में। 2 आए अप्रैल 2015 के संदर्भ में। 3 है 2019-20 के संदर्भ में। 4 आए तो अप्रैल 2020 के संदर्भ में। 5 है अप्रैल 2020 के संदर्भ में। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 की। जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपको ये सारे डाटा जो लेटेस्ट डाटा है तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर उसको दे दूंगी। बट आप अभी ऐसे इसको देख लीजिए, ठीक है। ये पुराना डाटा है, बट अगर एग्जाम में आपको जाना है तो नया डाटा ही पढ़कर जाइएगा, ठीक है। क्या है? पहला खनिज। क्या है? खनिज में कौन सा शीर्ष उत्पादक राज्य है? उत्पादक राज्य, प्रोडक्शन और भंडारण मतलब जहाँ स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज। और उत्पादक मतलब प्रोडक्शन, कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग लोग देखेंगे। ऐसे लोग पढ़ लेते हैं, बट जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगी जो लेटेस्ट होगा। बॉक्साइट हमारा क्या है? उड़ीसा में। उत्पादक में उड़ीसा है और भंडारण में उड़ीसा है। दोनों है बॉक्साइट उत्पादन में और भंडारण में, ठीक है। बाइराइट यहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी हमारा प्रोडक्शन में भी और स्टोरेज में भी, दोनों भी हमारा किस पे है? आंध्र प्रदेश। क्रोमाइट ये हमारा उड़ीसा में है और ये भी उड़ीसा में है। कोयला इंपॉर्टेंट है। कोयला हमारा कहाँ है? प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं छत्तीसगढ़ में, बस स्टोरेज हमारा कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। प्राकृतिक गैस का हमारा प्रोडक्शन कहाँ है? असम में। और स्टोरेज हमारा कहाँ है? असम में। ग्रेफाइट का कहाँ है प्रोडक्शन? झारखंड। और इसका स्टोरेज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। लौह अयस्क ये इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में उत्पादन है और स्टोरेज कहाँ है? कर्नाटक में। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट कहाँ है? ये तमिलनाडु में। स्टोरेज भी है और प्रोडक्शन भी है। ताम्र अयस्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन है और राजस्थान में स्टोरेज है। तो हीरा कहाँ हमारा? मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन भी है, मध्य प्रदेश में वो हमारा स्टोरेज भी है। हम लोग देखेंगे विश्व में प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भंडारण, वो अभी हम लोग भारत में देखे थे। अब हम लोग देखेंगे विश्व में। क्या है हमारा विश्व में? वही हमारा डाटा हमने अभी बताया है कि एक हमारा 2019, 2 हमारा 2019, ठीक है। ये IMYB के द्वारा ये हमारा वो किया गया है, ठीक है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 में आया है, तो उसी के द्वारा प्रकाशित किया गया। बस इसे देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें किसके है? खनिज है। शीर्ष उत्पादक राज्य क्या है? शीर्ष उत्पादक राज्य इसमें क्या है? शीर्ष भंडारण राज्य, इसके कंट्री, देश, अब देख सकते हैं, ठीक है।
देश, राज्य नहीं होना चाहिए, इसमें देश होना चाहिए, ठीक है, देश। ओके, किसमें क्या है, ठीक है, राज्य के स्थान पे देश होना चाहिए, ठीक है। शीर्ष उत्पादक देश, शीर्ष भंडारण देश हमारे कौन कौन से हैं। ओके, हम लोग देखते हैं कैडमियम। कैडमियम हमारा उत्पादक, हमारा कैडमियम दोनों में, उत्पादन में भी और भंडारण में भी चीन पहले नंबर पे। कोयला, कोयला उत्पादन भी नंबर 1 है, कोयला उत्पादन नंबर 1 है, और अमेरिका भंडारण में, स्टोरेज में। वही तांबा, चिली, तांबा का प्रोडक्शन कहाँ होता है, चिली का। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कहाँ है, और चिली में भी स्टोरेज है। हीरा, हीरा की स्टोरेज भी रूस में है और प्रोडक्शन भी रूस में, मतलब प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों है। वही सोना, सोना हमारा कहाँ है, चीन। चीन में हमारा कहाँ है, चाइना में सोना प्रोडक्शन में है, और ऑस्ट्रेलिया में भंडारण है। लौह अयस्क हमारा कहाँ है, लौह अयस्क हमारा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में भंडारण भी है और स्टोरेज, स्टोरेज मतलब भंडारण भी है और प्रोडक्शन भी है। कच्चा तेल, कच्चा तेल हमारा कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है, अमेरिका में। भंडारण कहाँ है, वेनेजुएला में। कच्चा तेल कहाँ है प्रोडक्शन, अमेरिका में, और वेनेजुएला में हमारा भंडारण है। वही हमारा प्राकृतिक गैस हमारा क्या है, भंडारण, वो कहाँ है, प्राकृतिक गैस कहाँ है हमारा, इसका प्रोडक्शन अमेरिका में, और वही भंडारण कहाँ है, रूस में। प्राकृतिक गैस का जो प्रोडक्शन हमारा कहाँ है, अमेरिका करता है, वही भंडारण रूस करता है। चांदी हमारी कहाँ है, मैक्सिको है। चांदी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, मैक्सिको का, और पेरू में क्या है, भंडारण है। परीक्षक दृष्टि क्या है, देखिए, औद्योगिक नीति 1973 के द्वारा एक नया शब्द क्या है, कोर अथवा मूलभूत उद्योगों की उत्पत्ति। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी उसमें कि कोर इसमें कोर उद्योग कौन कौन से हैं, कोर इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ये कब की गई है, औद्योगिक नीति 1973 में एक नया शब्द कोर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परीक्षक की दृष्टि से ये क्या है। औद्योगिक नीति 1977 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्र DIC की स्थापना की गई। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना की गई, कौन सी नीति के थ्रू, 1977 के प्रावधानों के तहत, ठीक है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार, MRTP अधिनियम कब आया था, हमने बताया था 1969 में आया था। एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार कब पारित हुआ था, 1969 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब आया था अधिनियम, ये वाला 2006 में। इनके अनुसार क्या है, MSME को 2 वर्गों में बांटा गया। अभी हम लोगों ने बात किया था विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में। ओके, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, शेर है, याद रखिएगा, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, शेर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय स्थित कहाँ है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा। कहाँ स्थित है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदत्त ऋण राशि कितनी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदत्त ऋण राशि कितनी है, 10 लाख रुपए। थोड़ा इकोनॉमिक तो टफ होती है, बट आप 1-2 बार इसको जरूर पढ़िएगा, तो जिससे आपको ये पढ़ते पढ़ते सारे टर्म्स, सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपका उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसका और उसका अगले दिन मैं उसका आंसर बताऊंगी। ओके, आइए देखते हैं हम लोग क्या है इसका क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्रों में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया हमने बताया था आप लोग को, या आप अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, या उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे वीडियो को पसंद करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।